मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द इल्यूजन। आज का टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और जब आप इसको पढ़ लेंगे तो इस पर मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा प्रश्नोत्तर का, क्योंकि जब थ्योरी हो जाए तो उसका प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी माना गया है, तभी सही से उसका रिजल्ट निकल करके आता है। तो हम देखेंगे कि मूल्यांकन क्या है, उसकी हिस्ट्री और उनसे जुड़े सभी प्रकार के सवालों को भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ मूल्यांकन के परिचय के बारे में और भी कई चीज़ के बारे में है, तो आप देखेंगे। और हाँ, इसे ज़रूर पूरा देखिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम, बेसिकली मैंने 2 एग्ज़ामों के लिए यह वीडियो बनाया है, वो है एकलव्य और DSSB। तो आप इसे देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए आगे देखते हैं, मूल्यांकन क्यों ज़रूरी है। तो आप समझें कि मूल्यांकन होता क्या है। देखिए, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है मूल्य और है अंकन। यानी आप किसी चीज़ का जब आंकते हैं किसी चीज़ को, और आप देखते हैं कि इसका क्या मूल्य होना चाहिए। यानी अगर पढ़ाई के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पैसे से नहीं देखते हैं, हम देखते हैं किसी बच्चे का आकलन करते हैं कि यह बच्चा हमारे पढ़ाए जाने के अनुसार, हमने उस पर इतना चर्चा किया, इतना खर्चा किया, उस पर इतना दिमाग लगाया और हमें इसका क्या प्रतिफल मिल रहा है। तो यही है मूल्यांकन। तो यहाँ मूल्यांकन आखिर ज़रूरी क्यों है। तो मूल्यांकन से न केवल छात्रों की प्रगति और उपलब्धि का मापन किया जाता है, बल्कि अध्यापन सामग्री और लेन देन में प्रयुक्त विधियों की प्रभावशीलता को भी परखा जाता है। अब ये विधियाँ तो कई विधियाँ हैं, खेल विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, और इन पर मैं वीडियो अलग से लेकर के आऊँगा। लेकिन अभी हम देखेंगे मूल्यांकन के बारे में। तो आप निश्चिंत बने रहें हमारे साथ, आपको हर प्रकार के वीडियो को मिलेगा, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा पाएंगे। अतः मूल्यांकन को प्रभावी आपूर्ति और अध्यापन अधिगम, अध्यापन मीन्स पढ़ाना और अधिगम मीन्स शिक्षा ज्ञान, प्रक्रिया में सुधार के दोहरे प्रयोजन के साथ पाठचर्या के घटक के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी पाठचर्या यहाँ क्या, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ना, तो उसका यह एक भाग है। और अगर हम यह भाग को नहीं रखते हैं तो मान लीजिए आप कोई एक दुकान खोल के बैठे हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे किस बिजनेस में, यानी कौन से सामान यहाँ पर मैं कुछ बेच रहा हूँ, तो कौन से सामान में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और उसकी बिक्री ज़्यादा है। तो यह सब आकलन करने के बाद अब अगला ऑर्डर दे पाएंगे ना कि आपको ये माल घट गया, तो आप उसे बुला पाएंगे, मंगवा सकते हैं। लेकिन यदि आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप एक शिक्षक हैं, तो आपको भी तो पता चलना चाहिए कि हमने जो मेहनत किया बच्चे कितना सीखे। अगर कुछ सीखे ही नहीं तो विज्ञान भी तो कहता है कि आप एक दीवार में दिन भर धक्का मारते रहिए और कुछ बदलाव ही नहीं हुआ तो कार्य कितना हो गया, 0। तो हम नाम मात्र का शिक्षक बनने के लिए नहीं, हम युवा पीढ़ी हैं, हमें अपने को दिखाना है कि हम कैसा शिक्षक बन सकते हैं। तो अगर आप मूल्यांकन नहीं करेंगे बच्चे का, तो मूल्यांकन के कई विधियां हैं, उस पर मैं करूंगा चर्चा। तो चलिए देखते हैं अगला, इसका इतिहास लेकर के। तो मूल्यांकन का इतिहास जो है, भारत सरकार की मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, देखिए अब भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय है ना, तो नई NEP 2020 के अनुसार इसका नाम बदल के कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो ये और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, यानी CBSE ने, विद्यालयी शिक्षा में सुधार लाने के लिए, आप अभी भी देखें तो सरकारी स्कूल की स्थिति प्राइवेट स्कूल से दयनीय है। तो इसमें कई कारण हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो उसमें सुधार लाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए दिनांक 20 सितंबर 2009 को एक घोषित किया गया, एक योजना, एक सुधार लेकर के आया, और उसका नाम रखा गया सतत और व्यापक मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाया जाए। एक प्लान बनाया कि इसको अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे, जो है उससे अच्छा। और अक्टूबर 2009 से
कक्षा 9 के लिए सभी संबद्ध विद्यालयों में उपयोग किया जाएगा और जो नियम बन करके आएंगे उसी नियम को अक्टूबर 2009 से सिर्फ पहले यहाँ पर दिया गया कक्षा 9 में लागू किया जाएगा। अब परिपत्र में आगे बताया गया कि यानी जो नियम बना, जो दस्तावेज बनाना पड़ता है ना, सरकारी विभाग में मौखिक कुछ नहीं होता है, लिखित होता है, उसमें बताया गया कि वर्तमान शैक्षणिक शैक्षणिक सत्र 2009 से 10 के कक्षा 9 और 10 के लिए नई ग्रेडिंग प्रणाली शुरू की जाएगी। अब इस पर देखते हैं क्या है ग्रेडिंग प्रणाली। दिनांक 29 सितंबर 2009 के परिपत्र संख्या, देखिए यहाँ पर दिया हुआ लेटर नंबर 40/29/2009 में उल्लिखित कक्षाओं के लिए लागू की जाने वाली ग्रेडिंग प्रणाली के सभी विवरण दिए गए हैं। यानी कक्षा 9 और कक्षा 10 में क्या बदलाव होगा और कैसे ग्रेडिंग आएंगे उसका यह लेटर जारी है। सीबीएसई ने 6 अक्टूबर 2009 के प्रशिक्षक प्रशिक्षण फॉर्मेट में, अब यहाँ टीचर की बात आ रही है, प्रशिक्षक प्रशिक्षण में फॉर्मेट में कार्यशालाओं के माध्यम से देश भर में सतत तथा व्यापक मूल्यांकन प्रशिक्षण देना आरंभ किया था। यानी सबसे पहले शिक्षक को ही सिखाना होगा और शिक्षक तभी सीख पाएंगे जब उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इनके लिए 6 अक्टूबर 2009 से काम शुरू हो गया, यानी उनको प्रैक्टिकल देना शुरू कर दिया गया कि कैसे हमें सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है। अब देखते हैं सतत तथा व्यापक मूल्यांकन क्या है। सतत मतलब होता है लगातार और व्यापक मीन्स होता है बड़े स्तर पर। इसका अर्थ है छात्र के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हों। यानी छात्र को केंद्र में रखा और उनसे जुड़े हुए सभी पक्षों को देखना है। यह निर्धारण के विकास की प्रक्रिया है। यह क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य व्यापक आधारित अधिगम, व्यापक मीन्स बड़े स्तर पर, और अधिगम में शिक्षा, ज्ञान और दूसरी और व्यवहारगत परिणामों के मूल्यांकन तथा निर्धारण की सततता में है। मूल्यांकन करना है, उसके व्यवहार का भी मूल्यांकन करना है, उसके शिक्षा का भी मूल्यांकन करना है और इनका निर्धारण करना किस स्तर पर? सतत स्तर पर। या ऐसा नहीं कि साल में एक बार कर लिए हो गया, ऐसा नहीं। इस योजना में सतत शब्द का अर्थ होता है छात्रों की वृद्धि और विकास के अज्ञात पक्षों का मूल्यांकन करने पर बल देना। यानी सतत का अर्थ होता है, देखिए सतत का एक अर्थ लगातार भी होता है और वृद्धि और विकास। तो वृद्धि का मतलब होता है सिर्फ बढ़ना और विकास का मतलब होता है सभी क्षेत्रों में बढ़ना, चाहे मानसिक क्षेत्र हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, ये विकास हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक पौधा लगा रहे हैं आप, तो पौधा क्या सिर्फ लंबा होता है? क्या उसका तना मोटा नहीं होता है? उसमें फूल नहीं आते हैं, फल नहीं आते हैं? तो होता है ना। तो वृद्धि मीन्स सिर्फ बढ़ना और विकास जब बात करें तो सब तरफ से बढ़ना। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसका सिर भी बाद में बड़ा होता है, हाथ पैर सब बड़ा होता है, शरीर की चौड़ाई बढ़ती है, तो इसे हम विकास कहेंगे। जो एक घटना के बजाय एक सतत प्रक्रिया है। देखिए मैंने कहा था ना, सतत प्रक्रिया मतलब लगातार प्रक्रिया है। एक घटना से नहीं आप आंक सकते किसी को, या किसी एक एग्जाम से किसी बच्चे को आप उसके गुण को नहीं आंक सकते हैं। जो संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में निर्मित है, ये इसमें निहित है, आप इसे अलग नहीं कर सकते हैं। मूल्यांकन बहुत जरूरी है और शैक्षिक सत्र के पूरे विस्तार में फैली हुई है। शैक्षिक सत्र क्या होता है? एक साल का टाइम निर्धारित किया था, अप्रैल से अप्रैल, तो ये सत्र होता है। इसमें पूरा फैला हुआ है, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका अर्थ है कि निर्धारण की नियमितता यानी रेगुलरिटी, यूनिट परीक्षा की आवृत्ति, परीक्षा जो लेते हैं कितने बार होना चाहिए, अधिगम के अंतरालों का निदान, अगर कोई दिक्कत हो रहा है उसमें निदान करना होगा, अंतराल का निदान करना होगा, कितना कितना दिन में, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, यदि कुछ गलतियां मिल रही है उसे हम कैसे सुधार करेंगे उसका उपाय लगाना होगा, पुनः परीक्षा, बार बार परीक्षा और स्व मूल्यांकन। स्वयं मूल्यांकन मतलब अपने से मूल्यांकन करना है, क्योंकि जब बच्चे बड़े होंगे
तो उन्हें कोई मूल्यांकन करने वाला नहीं मिलेगा, उसे अपने फैसले खुद से लेने पड़ते हैं। तो स्वमूल्यांकन भी जरूरी है। आगे देखते हैं, दूसरे शब्द व्यापक, एक सतत था और एक है व्यापक। तो इसका अर्थ होता है योजना में छात्रों की वृद्धि और विकास की शैक्षणिक तथा सह शैक्षणिक। शैक्षिक मीन्स होता है जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, शिक्षा के साथ तो सह शैक्षिक हो गया, दोनों पक्षों को शामिल करना है। कहने का मतलब है कि यदि कोई बच्चा पढ़ने आया है और वह सब तरफ से ठीक नहीं तो उसे शिक्षा नहीं मिल पाएगी, वो ले ही नहीं पाएगा, भले वहाँ बैठा रह जाए लेकिन वो उसको ज्ञान नहीं आएगा। तो हमें यह भी देखना है शिक्षा के साथ कौन सा पक्ष आ रहा है। यदि किसी बच्चे का मन खराब है और हम उसे डांट रहे हैं, अगर वो गलती कर रहा बार बार डांट रहे हैं तो और वह कुंठित हो जाएगा, उसे और शिक्षा नहीं पड़ती। उसके साथ में जो पक्ष है, क्या बात है बाबू आज ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो अपने जितना भी परेशानी आपको बताएगा। यदि आप एक मित्र के तौर पर उससे पूछते हैं, तो यदि आप शासक के रूप में उसे देखते हैं तो आपको नहीं बताएगा। आप कितना भी मार लीजिए वो चुपचाप सह लेगा या रो लेगा। ऐसा नहीं करना है। शिक्षक एक सहायक की भूमिका में होता है। दोनों ही पक्षों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है, शैक्षिक तथा सह शैक्षिक। चूँकि क्षमताएँ, मनोवृत्तियाँ और अभिरुचियाँ अपने आप को लिखित शब्दों के अलावा अन्य रूपों में प्रकट करती, ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यदि आपके अंदर कुछ क्षमता और मेरे अंदर कुछ क्षमता, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मेरे मन में क्या चल रहा है ये भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और मेरी रुचियाँ क्या है ये भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये अन्य रूप से प्रकट होता है। यदि आप उसके व्यवहार को गौर करेंगे आपको उसका सब चीज़ पता चलेगा। अतः यह शब्द विभिन्न साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग लिए किया जाता है। कौन सा साधन, तो परीक्षा एक साधन है और गैर परीक्षा। अब देखिए, हमने पिछले वीडियो में भी कहा है कि परीक्षा ही एकमात्र साधन नहीं है। यदि कोई दूसरे क्षेत्र में है तो हमें उसे भी सपोर्ट करना होगा। अब यह जो है व्यापक अर्थ, ये कई रूपों में प्रकट होता है। साधन के रूप में भी प्रकट हो सकता है, टेक्निक के रूप में प्रयोग हो सकता है। आप एक शिक्षक, आपको ये पता लगाना होगा। इसका लक्ष्य निर्धारण अधिगम क्षेत्र में छात्र के विकास का निर्धारण करना है। यदि हम सही से उसका निर्धारण कर पाएँ तो उसका विकास हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा अगर गायन में है तो उसे हम इनकरेज करेंगे तो उसका विकास हो जाएगा। लेकिन अगर सहवाग को कहा जाए आप बॉलिंग करो तो ना वो सहवाग रह पाएगा ना बॉलर ही बन पाएगा। तो उसकी रुचि किस में थी, बैटिंग में, तो हमें उसे बैटिंग कराना होगा। हम समाज के निर्माता हैं, हम शिक्षक हैं, हमें यह पता लगाना होगा उसकी रुचि किस में है। आगे देखते हैं। अब देखना होगा कि उसके ज्ञान के बारे में, हमें उनका ज्ञान का पता लगाना होगा कि ऐसा ज्ञान है उसको साइंस में समझ आ रहा है, या उसको बार बार प्रैक्टिस से समझ में आ रहा है, या उसको लिख लिख करके याद हो रहा है। तो हमें कई तरह से देखना होगा। समझ और व्यापकता, यदि कोई हमें ऐसा मिलता है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं तो उसे हम व्यापक रूप से समझेंगे, उसके बारे में डिटेल निकालना शुरू करेंगे। और जब निकालेंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा उसके बारे में, आप समझ पाएंगे और तब आपको पता चलेगा हमको लागू क्या करना है। यानी हमको बच्चे में सुधार लाना है, मूल्यांकन करना, तो हमें क्या करना होगा। फिर आप विश्लेषण करेंगे। जब आपको पता चल जाएगा हमें क्या करना है तो आप विश्लेषण करना शुरू करेंगे, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, ये सब आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। फिर आप मूल्यांकन करेंगे, क्या मैं अगर ऐसा करूं तो सही रहेगा। अगर आपके दिमाग में आ गया नहीं, उसको पढ़वा के लिख देते हैं, दे दरादर कॉपी में लिख करके जाओ घर से लिख के लाना, तो क्या सही रहेगा। क्या कोई वो तोता रटन तो ना बन जाए, क्या वो समझ पा रहा है, तो ये मूल्यांकन आ रहा है। अब सृजन करना, जब आप वह भी कर लिए तो आपको पता चलेगा हमें क्या करना पड़ेगा। सृजन करें, चलिए लागू करते हैं, इसमें कला निखारते हैं या कुछ ट्राई करके देखते हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो फिर आप जब उसको ट्राई किए तो फिर आप आकलन करेंगे कि कहाँ तक सही हो पाया, या आप आकलन करेंगे कि मैंने जो यह काम किया था कहाँ तक सही हुआ। यदि आपको इंजीनियर है, आपको कह दिया जाए कि पुल बनाइए, तो आप क्या कीजिएगा। अब एक
योजना बनाने से, ज्ञान जुगाड़ कीजिएगा, उसका ज्ञान पता कीजिएगा, फिर समझदारी लाइएगा, फिर उसको लागू कीजिएगा छोटे से मॉडल पर, फिर विश्लेषण कीजिएगा कहाँ तक सफल हुआ, और फिर जब इसके बाद आप मूल्यांकन देंगे, रेटिंग 1 से लेकर 10 तक, हाँ ये यहाँ तक ठीक है। फिर यदि उसमें कुछ दिक्कत आया, आप उसका सृजन करेंगे, नहीं ये इसकी जगह में ये लगा दें, पिलर लगा दें, तो आप देखेंगे उसका फिर सृजन करने के बाद आकलन कि हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है, तो फिर आप उसे मापन करेंगे, हम उस पर लोड दे करके गाड़ी चढ़ा के देखेंगे क्या चढ़ रहा है, तो उसका तुलना करेंगे, आप मापन किए, तो फिर आप इतना जब कर लिए तो आप उस पर एक टेस्ट लेना चाहेंगे कि जैसे गाड़ी बना तो आप टेस्ट ड्राइव लेना चाहेंगे कि आपने हो गया, तो आप इसको 10 दिन के लिए खोलते हैं इस पुल को, और पुल 10 दिन सक्सेस रहा तो आपको लगेगा नहीं मेरा परीक्षण सही हो गया। आगे देखते हैं। इस प्रकार यह योजना एक पाठचर्या संबंधी एक शक्ति है जो परीक्षा को समग्र अधिगम की ओर विस्थापित करने का प्रयास करती है। तो आपको एक ताकत मिल रहा है, इतनी चीज़ों जो आप कर रहे हैं तो आपको एक ताकत मिल रहा है, और पता चलेगा कि जो परीक्षा ला रहे हैं हम, इससे अधिगम की ओर विस्थापित हो रहा है। ये नहीं कि परीक्षा से बच्चे डर रहे हैं, भाग रहे हैं। जब आप बार बार कुछ सोच समझ के काम करते हैं तो बच्चे को परीक्षा से डर नहीं लगता। बार बार टेस्ट ले रहे हैं, उसका बीच बीच में मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसको डर निकल जाएगा। आप उसे समझा रहे हैं, आप उस पर बढ़िया बढ़िया प्रयोग किए हैं, अधिगम सामग्री लगाए हैं, तो वो सीख गया है। तो ये जो शक्ति आप लगाएं, शक्ति मतलब ताकत या बल वाला बात नहीं, युक्ति कह सकते हैं इसे हम, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अधिगम की ओर ले जाएगा, उसको सीखने की ओर ले जाएगा बच्चे को, और इसका लक्ष्य अच्छे नागरिक बनाना है। यदि किसी बच्चे को आप शिक्षा दे रहे हैं तो कभी भी नहीं चाहिएगा कि यह बुरा व्यक्ति बने, वो अच्छा नागरिक बने, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं, उसे शारीरिक ज्ञान भी हम बताते हैं, शारीरिक शिक्षा चैप्टर होता है, उसे खेल कूद के बारे में बताते हैं। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए, कहता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। आपके उनके पास उपयुक्त कौशल हो, उसके अंदर वह कला आप डाल दिए हैं, तथा वांछित गुणों के साथ शैक्षिक उत्कृष्टता हो। उत्कृष्टता का मतलब अच्छा क्वालिटी हो उसके अंदर। यह आशा की जाती है इससे छात्र जीवन की चुनौतियों को आत्मविश्वास और सफलता के साथ पूरा कर सकेंगे। जब उनके अंदर यह सब गुण आएंगे तो वह अपनी चुनौतियों को आत्मविश्वास के साथ और सही तरीके से सफल होकर के पूरा करेंगे। मूल्यांकनों से निकलने वाला अर्थ क्या होता है, ये देखते हैं। आकलन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है या नहीं, है ना। एक शिक्षक जान जाएगा कि विद्यार्थी अच्छे से सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। देखिए आकलन के बारे में था, ये रचनात्मक प्रक्रिया, संवादात्मक, ये डायलॉगबाजी होता है इसमें। लेकिन मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि ज्ञात की जाती है। आकलन आप कभी भी कर सकते हैं, जब चाहें तब पढ़ाते पढ़ाते भी कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं क्या हो रहा है। लेकिन मूल्यांकन जो है योगात्मक प्रक्रिया, ये हर समय नहीं किया जा सकता मूल्यांकन। तो ये पाठ्यक्रम यदि कंप्लीट हुआ, जैसे कि मान लेते हैं हम एक शिक्षक, मैं कोचिंग चलाता हूँ और मैंने 1 सप्ताह पढ़ाया, तो मुझे लग रहा है कि बच्चे सीख रहे हैं, ये मेरा आकलन है। लेकिन एक टेस्ट लेकर के देख लेते हैं कितना सीखा और कितना नहीं सीखा, ये मेरा मूल्यांकन है। समझे आप। यदि हम पढ़ाते पढ़ाते किसी को बताओ आरती कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो वो नई दिल्ली बताया, वो सीख रही है। देखिए हम आकलन कर लिए, नहीं बहुत अच्छा तुम सीख रहे हो, तुम्हारा ध्यान यहाँ है। उसी में पूछे तो बताओ, हमारे एक बच्चे से पूछे बताओ भारत की में कितने कैंसर से पढ़ते, तो वो कहा 8 है सर। तो हम उसे बताएंगे नहीं ये तो पहले वाला था ना, 9 है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए, ये हमारा आकलन है। तो इतना बताने के 7 दिन बताने के बाद अब हमें लगता है कि देखते हैं क्या वो याद रख पाया कि भुला गया कि क्या हुआ, देखते हैं जरा जांच कर ले। तो हम क्या करेंगे, उसका करेंगे मूल्यांकन। तो उसके लिए एक हम टेस्ट ले लेंगे, चाहे ओरल ले सकते हैं, चाहे लिखित में राइटिंग में ले सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, चाहे एमसीक्यू ले सकते हैं।
ये जो लास्ट में हम लिए ये हमारा मूल्यांकन हुआ, तो इससे हम कहेंगे योगात्मक प्रक्रिया। तो यहीं से सवाल उठ जाता है कि आकलन कैसी प्रक्रिया है। तो आकलन है संवादात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया, जबकि मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है और ये पूर्व निर्मित कार्यक्रम के तहत होता है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे आप ले लिए, एक प्रक्रिया के तहत होता है। लेकिन आकलन आप कभी भी ले सकते हैं। अगला देखते हैं, मापन आकलन मूल्यांकन की एक तकनीक है। यहाँ देखिए मापन शब्द है ना। आकलन तथा मूल्यांकन की एक टेक्निक है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन किया जाता है। देखिए, यदि हमने टेस्ट लिया, पढ़ाया, उसमें पूछा, आकलन हो गया। जब टेस्ट लिया, मूल्यांकन हो गया। तो उन्होंने 25 क्वेश्चन मान लीजिए मैंने दिया तो कितना नंबर लाया? वो लाया 22 नंबर मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया? ये मापन हो गया और उसके अंकों में मैंने दिखा दिया, उसके अंदर की क्षमता को मैंने अंक में दिखा दिया कि तुम्हें मिला है 25 में से 22, यानी लगभग तुम्हारा प्रदर्शन ठीक ठाक है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर 3 बातें आ गई, मापन भी आ गया। अब है परीक्षा तथा परीक्षण। आकलन या मूल्यांकन एक उपकरण है, पद्धति है। तो परीक्षा क्या है? एक पद्धति है जिसके द्वारा परीक्षा परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मुख्य रूप से पाठ्यक्रम के ज्ञानात्मक अनुभव कौशल की जांच की जाती है ना। कि ये जो परीक्षा लेते हैं ये एक तरीका है ना। तो इससे हम देखते हैं कि वो कौशल का जांच करते हुए कितना सीखा है। तो दोस्तों, इस तरह के इसके अनेक अर्थ निकलते हैं। किसके अनर्थ निकलते हैं? अनेक अर्थ। ये अनेक अर्थ निकलते हैं सतत तथा व्यापक मूल्यांकन के। अब दार्शनिक क्या कहते हैं इनके बारे में, यानी सतत तथा व्यापक मूल्यांकन के बारे में दार्शनिक क्या कहते हैं? शिक्षा का प्राथमिक प्रयोजन पुरुष और महिला में पहले से मौजूद संपूर्णता को प्रकट करना, ये है, कहा है स्वामी विवेकानंद ने। यानी शिक्षा जो हम देख रहे हैं उसके अंदर, स्त्री हो या पुरुष हो, उसके अंदर कुछ तो है, उसे हम पूरा करना है, उसे संपूर्णता को दिखाना है कि हम कितना हैं। हम यदि कहा जाए कि आपने अपने ब्रेन का कितना इस्तेमाल किया, तो माना जाता है विवेकानंद जी का वो 1.5% इस्तेमाल किए थे, ऐसा। तो वो संपूर्ण हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन क्या यहाँ पर देखें हम कि क्या वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कुछ नहीं आता? तो एक से एक व्यक्ति यहाँ पैदा हुए। उनमें से स्वामी विवेकानंद भी एक थे। उनके बारे में कहा जाता है वो चैप्टर अगर आप उन्हें बताते हैं कि तो एक किताब देते, वो पढ़ करके ये बता देते कि किस पेज नंबर में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए कितना संपूर्णता को प्रकट कर रहे हैं, वो अपनी कला को दिखा रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है शिक्षा का प्राथमिक प्रयोजन, पहला प्रयोजन है, स्त्री हो या पुरुष हो, उसके अंदर संपूर्णता को प्रकट करना, उन्हें पूरा करना है। शिक्षा का प्रयोजन बच्चे तथा व्यक्ति का चहुमुखी विकास करना है। चहुमुखी विकास का मतलब होता है सब तरफ से विकास। 21वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय, यानी 21वीं सदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में यूनेस्को ने मनुष्यों के जीवन के 4 स्तरों का उल्लेख किया है। यूनेस्को ने कहा है कि मनुष्य के जीवन के 4 स्तर हैं। पहला है भौतिक, दूसरा बौद्धिक, तीसरा मानसिक, चौथा आध्यात्मिक। तो भौतिक उनको कहते हैं जो हम छू सकते हैं, जैसे हमारा शरीर है, तो ये भौतिक हो गया। बौद्धिक यानी हमारी बुद्धि, और मानसिक हमारा मन होता है ना, मन करता है ये कर ले, मन करता है वो कर दे। बुद्धि कहता नहीं ये गलत बात है। मन में आता थोड़ा एक सिगरेट पी लें, देखें उसको, नहीं, बुद्धि कहेगा नहीं ये गलत है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अब है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब भक्ति भावना, किसी धर्म के प्रति, किसी पूजा पाठ के प्रति, जो वृद्धावस्था में ज़्यादा पाया जाता है। तो इस प्रकार जो 4 स्तर हैं, तो चहुमुखी विकास होना चाहिए, यही शिक्षा का प्रयोजन है। भौतिक, बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों में प्रत्येक बच्चे की छुपी हुई संभाव्यता का अनुकूलन कर। देश में पहली बार CBSE ने चहुमुखी विकास के लिए
इस विशाल लक्ष्य को व्यवहार में लाने का प्रयास किया। यानी सबसे पहले सीबीएसई ने इसको प्रयोग में लाने का विचार किया। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में वैश्वीकरण का शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है। हर चीज़ का वैश्वीकरण हो रहा है। आप देखिए, सामानों का हो रहा है, बिजनेस का हो रहा है, तो शिक्षा का क्यों ना हो, उसका भी जरूरी है। अब वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरा विश्व एक व्यवस्था बन जाए कि कहीं भी कुछ, जैसे कि मैं अगर रूस चले जाऊं तो मुझे हिंदी बोलने वाले को बहुत कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि शिक्षा का वैश्वीकरण नहीं हो पाया है अभी तक पूरी तरह। यदि वहाँ भी लोग हिंदी समझते या मैं भी रसियन जानता तो मुझे दिक्कत नहीं होता ना। शिक्षा के बढ़ते वाणिज्यीकरण को सर्वत्र देखा जा रहा है, यानी शिक्षा को बिजनेस के रूप में अब सब जगह देखा जा सकता है। अतः विद्यालय को वस्तु बनाने तथा विद्यालयों के लिए बाजार संबंधी संकल्पनाओं के अनुप्रयोग और विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ते दबाव के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। सरकारी की बात किया जा रहा है कि सब जगह अनुप्रयोग हो रहा है, सब कोई लगा हुआ है विद्यालय को विषय वस्तु बनाने में। सब आप देख लीजिए, एक से एक प्राइवेट स्कूल है, फीस भी अनाप शनाप रखा हुआ है। सरकारी का स्थिति खराब होता जा रहा है। तो क्या इनके गुणवत्ता पर दबाव नहीं बन रहा है? बन रहा है। सरकार पर भी दबाव बन रहा है, शिक्षा मंत्रालय पर, कि हमारा कुछ ही प्रतिशत बच्चे हैं जो प्राइवेट में पढ़ते हैं, बाद बाकी सरकारी में पढ़ते हैं ना, तो उन्हें भी तो एक अच्छी व्यवस्था दी जाए गुणवत्ता वाला। लगातार बढ़ते प्रतिस्पर्धी परिवेश जिसमें विद्यालय को भी घसीटा जा रहा है। देखिए विद्यालय की स्थिति क्या है, सरकारी विद्यालय की स्थिति। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि 60,000 70,000 वेतन दे रहे हैं और शिक्षक बैठ बैठ के कुर्सी में बैठ करके वेतन उठा रहे हैं। बहुत ऐसे शिक्षक मिल जाएंगे आपको जो बैठ करके टाइम पास करने जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं शिक्षक हूँ तो मेरे बच्चे को भी उसी स्कूल में पढ़ने का निर्णय लेना चाहिए। यदि कोई सरकारी विभाग में काम करना चाहता है तो उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, ऐसा नियम बनाना चाहिए सरकार को, तभी सुधार हो पाएगा, है ना। और माता पिता की बढ़ती उम्मीदें बच्चों पर तनाव और चिंता का असहनीय भार डाल रही है। अब देखिए माता पिता क्या करते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकाल देते हैं। दूसरे बच्चे ये कर रहे हैं, दूसरे बच्चे इतना नंबर लाए, उन्होंने इतना मार्क्स लाया, अपने बच्चे के बारे में सोचते ही नहीं है, उन पर दबाव डालते हैं, जिससे बहुत कम उम्र में बच्चों की व्यक्तिगत वृद्धि और विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अब देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग गए हैं, विपरीत प्रभाव पड़ा कि नहीं सर्दी विकास पर। और इस प्रकार उन्हें सीखने का आनंद कम हो रहा है, यानी वो सीखना तो नहीं पा रहे हैं, वो मजबूरी में पढ़ रहे हैं, है ना। उन्हें अब मजबूरी हो गया है पढ़ना, क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे तो घर में मार पड़ेगा, और अगर कम नंबर लाएं तो टीचर से डांट मिलेगी, सब तरफ से उसको परेशानी हो रहा है। और इन सब दबाव में बच्चे का परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है। और ये माँ बाप कब समझ पाएंगे कि उसके जो बच्चे हैं वो एक मशीन नहीं है, वो भी एक इंसान के बच्चे हैं, उन पर कम दबाव डालना चाहिए। हम भी उनकी उम्र में रहे थे, क्या हम भी इसी तरह नहीं करते थे? क्या हम बदमाशी नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। बच्चे अगर बदमाशी नहीं करेंगे तो कौन बूढ़े करेंगे? तो उन पर दबाव डालना बंद कीजिए। और अगर 5 क्लास में वो अगर फर्स्ट नहीं कर पाया तो इसका मतलब यह नहीं है कि आगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। हम उन्हें ऐसा बोलते हैं तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम पिछड़े रह जाओगे। उसका बेटा देखो 99% लाता है, तुम्हारा 1 नंबर कैसे कट गया। मैं एक ऐसे परिवार के लोग को जानता हूँ कि जिसका बेटा 50 में से 48 नंबर लाया, यानी 48, तो उसकी माँ उसे बहुत बुरा भला कही। बताइए क्या 2 नंबर की गलती बच्चे नहीं हो सकती बच्चे से? क्या 2 नंबर कट नहीं सकता है? तो आप देखिए कि उस बच्चे पर माँ ने कितना दबाव डाला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। छात्रों की समझ, शैक्षिक लक्ष्य, ज्ञान की प्रकृति और एक सामाजिक स्थल के रूप में
विद्यालय की प्रकृति सैद्धांतिक रूप से कक्षा अभ्यास को मार्गदर्शन देने में हमारी सहायता हो सकती है। देखिए, छात्रों की समझ, छात्र कैसे समझते हैं? हर छात्र हर तरह से समझते हैं। शैक्षिक लक्ष्य, हमारा क्या लक्ष्य है शिक्षा देने का? ज्ञान की प्रकृति और एक सामाजिक स्थल के रूप में विद्यालय क्या है? एक सामाजिक स्थल है। तो विद्यालय की प्रकृति सैद्धांतिक रूप से अनुसार कक्षा अभ्यास को मार्गदर्शन देने में हमारी सहायता कर सकती है, हो सकती है। इस प्रकार संकल्पनात्मक, यानी हमने जो संकल्पना बनाई, हमने जो विचार रखा है, विकास संबंधों को गहरा और समृद्ध करने और अर्थों के नए स्तरों के अर्जन की एक सतत प्रक्रिया है। ये लगातार होते रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। यह उन सिद्धांतों का विकास है कि बच्चों का प्राकृतिक और सामाजिक संसार होता है, अपना संसार होता है बच्चों का। ये बड़ों की तरह नहीं करते हैं। बच्चे कभी भी बड़ों के मामले में दखल नहीं देते हैं, लेकिन बड़े हमेशा बच्चों के मामले में दखल देते हैं। वे उन्हें मशीन बनाना चाहते हैं, रोबोट, और पता नहीं क्या चाहते हैं। और जो खुद नहीं कर पाते हैं वो बच्चों से कल्पना करते हैं, जिसमें उसका संसार आपसी संबंध शामिल है। देखिए, बच्चे खेलते हैं, दोस्तों का आपसी संबंध है, हम उन्हें समझाते हैं उसके साथ मत खेलो, ये मत करो, वो मत करो, और जब हम दबाव डालते हैं ना तो वो और ज़्यादा करते हैं। जो उन्हें यह समझाता है कि चीज़ें, ऐसी चीज़ें क्यों हैं। आप हर बात बच्चे को नहीं समझा सकते। वो खेल खेल में बहुत चीज़ सीख जाता है, अपने दोस्तों से कई चीज़ सीखता है। इनके कारणों और प्रभावों के बीच संबंध और निर्णय तथा कार्य करने के लिए आधार क्या है। देखिए, वो बीच में आपसी दोस्तों में संबंध हैं, वो निर्णय लेते हैं, कार्य करते हैं, साथ में खेलते हैं, कूदते हैं, तरह तरह के निर्णय लेते हैं। तो इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है मनोवृत्तियाँ। सबकी मनोवृत्ति अलग अलग होती है। कुछ बच्चे बदमाश होते हैं, बदमाश इन द सेंस नटखट, उनकी भावनाएं अलग अलग होती हैं। और मूल्य बोधात्मक विकास अविभाज्य हिस्से वो तो रहेंगे, वो हटने वाले नहीं हैं। और यह भाषा के विकास, मानसिक प्रदर्शन, संकल्पना और तर्क शक्ति के विकास से जुड़े हुए हैं। और ये सब जो होगा उसकी भाषा के विकास, वो कैसा भाषा में पकड़ है उसकी, कितना अच्छा बोल पाता है, मन उसका कैसा है, मन पर संतुलन है कि नहीं, संकल्पना, वो कैसी कैसी रचनाएं बना सकता है, उनकी तर्क शक्ति क्या है, सबसे जुड़ा हुआ है। कौन? मनोवृत्ति, भावनाएं और मूल्यबोधात्मक विकास होगा तो इस सब में भी होगा। जैसे जैसे बच्चों की भौतिक अवबोधात्मक क्षमताएं विकसित होती हैं, वे अपनी मान्यता के बारे में और सजग हो जाते हैं। यानी देखिए, यदि बच्चों में कोई मान्यता है तो उसके लिए क्या करना होगा, वो भौतिक क्षमता विकसित करेगा। मान लेते हैं एक बच्चे को मोटरसाइकिल चलाने सीखना है, तो पहले डरेगा, और लेकिन अगर वो ठान लिया कि नहीं मुझे चलाने सीखना है, तो पहले सजग हो जाएगा। क्या सोचते, जब हम भी बचपन में थे क्या ये डर नहीं लगता था साइकिल चलाएंगे तो गिर जाएंगे? लगता था कि नहीं लगता था? बिल्कुल लगता था। तो उन्हें भी लगता है, लेकिन वो सजग होंगे, वो कुछ सीखेंगे, और सीखने के बाद उसके अंदर ज्ञान आएगा। ऐसे करेंगे तो नहीं सीखेगा, बार बार प्रयास करेंगे, अपने नियम बनाएंगे। वो बोले कभी एक्सीलेटर लिया गया, कभी ब्रेक भूल गए, तो वो नियम बनाएगा, अच्छा इतना रहेगा तो ब्रेक दबाना है, इतना इससे ज़्यादा करेंगे तो हम गिर जाएंगे। तो देखिए, अपने अधिगम से नियम बनाने लगा वो, उसे कोई नहीं सिखा रहा है। हमें तो सिर्फ उसे थ्योरी दिखाना, ऐसे घुमाना है, गियर देना, चलेगा, लेकिन वो खुद से सीखेगा। तो वो अपने अधिगम को नियमन करने में सक्षम बनने लगता है। पाठचर्या में मूल्यांकन का क्या स्थान है? एनसीएफ में मूल्यांकन का क्या स्थान है? तो पाठचर्या का अर्थ है समग्र लक्ष्यों, पाठ्यक्रम, सामग्रियों, विधियों और निर्धारण को मिला जुला कर संपूर्ण अध्यापन अधिगम कार्यक्रम बनाना।
पाठचर्या में सब चीज़ आ जाएगा ना। तो उस लक्ष्य भी होगा, पाठ्यक्रम क्या है, सामग्री क्या है, कौन सा विधि से पढ़ाना है, कैसे निर्धारण करना, सब चीज़ आएगा उसमें। संक्षेप में कहा जाए तो यह ज्ञान और क्षमताओं को की रूपरेखा प्रदान करता है। ज्ञान क्या है, उसके अंदर क्या क्षमता है, उसका एक रूपरेखा प्रदान करता है, जिसे एक विशेष स्तर पर उपयुक्त माना जाता है। सब जगह एक जैसा नहीं होता है ना। पाठ्यक्रम से प्रयोजन, अर्थों और मानकों का एक विवरण मिलता है, जिसकी तुलना में व्यक्ति कार्यक्रम, प्रभावशीलता और छात्रों द्वारा की गई प्रगति की जांच कर सकता है। मूल्यांकन से न केवल छात्रों की प्रगति और उपलब्धि का मापन किया जाता है, बल्कि अध्यापन सामग्री, लेन देन में प्रयुक्त विधि, प्रभावशीलता को भी परखा जाता है। यानी कि हमने यदि इस विधि से बताया तो कितना असर हुआ, दूसरी विधि से ये अध्यापन सामग्री, इसको लर्निंग एड्स भी बोलते हैं, ठीक है, एड। जैसे मान लीजिए बच्चे क्यों थ्योरी देते देते नहीं समझ में आ रहा है, हमने क्या किया, जैसे हम कहें कि गंगा नदी हिमालय से निकली, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। हम क्या करेंगे, बोर्ड में एक मैप बनाएंगे और उन्हें नॉर्थ वेस्ट सब समझाते हुए और ईस्ट सब करते हुए समझाते हुए दिखाएंगे, देखो कहाँ से निकला और कहाँ जाकर के गिरा है। तो मैप से जब हम दिखाएंगे ना तो उसे ज़्यादा समझ में आएगा। मूल्यांकन न केवल छात्रों की प्रगति और उपलब्धि का मापन किया जाता है, बल्कि अध्यापन सामग्री और लेन देन में प्रयुक्त विधियों की प्रभावशीलता को परखा जाता है। अतः मूल्यांकन को प्रभावी आपूर्ति और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में, अध्यापन में पढ़ाना, सुधार के दोहरे प्रयोजन के साथ पाठचर्या के घटक के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए, एक पाठचर्या का घटक है, एक भाग है। अब इस योजना के उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य होता है बोधात्मक, साइकोमोटर और भावात्मक कौशल के विकास में सहायता करना, यानी उसको सिखाना है। मेन उद्देश्य यही है, उसको बोध ज्ञान कराना है। अगला उद्देश्य क्या है, विचार प्रक्रिया पर जोर देना और याद करने पर नहीं, रटना नहीं, उनको तोता नहीं बनाना है, उसको सोचने के लिए मजबूर करना है। जैसे कि कोई मुद्दा ले लेते हैं कि हमारे यहाँ एक सड़क बन रहा था, कच्ची गली का सड़क, पीसीसी वाला, वो अच्छा नहीं बनाया। तो बच्चे ने कहा कि सर आ रहे थे ना, देखिए ना कैसे सड़क बनाया है पीसीसी वाला गली में, अब ये गड्ढा हो गया। तो हमें क्या करना है, अब देखिए उसे कैसे बताएंगे। कहेंगे मान लो बाबू तुम मुखिया होता तो तुम कैसे सड़क बनवाता, बताओ। तो हमने क्या किया, उसे विचार प्रक्रिया पर जोर दे दिया। अब वो विचार करेगा, सोचेगा, वो कुछ ना कुछ कहेगा, हम बढ़िया सीमेंट डालते हैं, बढ़िया गिट्टी डालते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो देखिए ये रटा क्या, नहीं रटा ना, लेकिन वो बंदा विचार दे दिया, वो सीख गया ना। मूल्यांकन को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अविभाज्य अंग बनाना है। यानी उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन एकदम बहुत जरूरी है, इसके बिना तो संभव नहीं है। नियमित निदान और सुधारात्मक अनुदेश के आधार पर छात्रों की उपलब्धि और अध्यापन अधिगम नित्य कार्य नीतियों के सुधार हेतु मूल्यांकन का उपयोग करना है। यानी कि कहाँ तक समस्या आई है, उसमें क्या सुधार करना पड़ेगा, ये कार्य नीतियाँ बनाना है, तो उसमें मूल्यांकन मदद करेगा। निष्पादन का वांछित स्तर बनाए रखने के लिए, निष्पादन मतलब काम खत्म करना, अब हो गया। गुणवत्ता नियंत्रण के रूप में मूल्यांकन का उपयोग करना है। मूल्यांकन का फ़ायदा लेते हुए निष्पादन कार्य को करना है। कि मेरा तो उद्देश्य यही है कि हमें बच्चे को सिखाना है, इसके लिए हमें मूल्यांकन का उपयोग करना है। एक कार्यक्रम की सामाजिक उपयोगिता, वांछनीयता या प्रभावशीलता का निर्धारण करना और छात्र सीखने की प्रक्रिया और सीखने के परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। देखिए सामाजिक उपयोगिता, अगर बच्चा अच्छा बनता तो समाज के लिए उपयोगी होगा। या वांछनीयता और एक अवांछनीयता। वांछनीय मतलब जो हमारे लिए अच्छी चीज़ें तो वांछनीय कहते हैं। मान लीजिए
आप खाना खा रहे हैं और उसमें एक मक्खी गिर जाए तो क्या वांछनीय है? वो नहीं, अवांछनीय, उसे उठा के फेंकना पड़ेगा, खाना फेंकना पड़ेगा। और प्रभावशीलता का निर्धारण करना, हम जो कर रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पर, बच्चे कैसे सीख रहे हैं और कैसे परिवेश में सीख रहे हैं, उसका परिवेश, इसके बारे में निर्णय लेना होगा। और ये सब करने में मदद करेगा मूल्यांकन। अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया, अध्यापन में पढ़ाना, अधिगम में सीखना। छात्र केंद्रित गतिविधियां बनाना, छात्र को केंद्र में रख करके, इसी को तो बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। जो भी गतिविधि बनेगा केंद्र बालक के अनुसार बनेगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह का अच्छा वीडियो आपको मिलता रहे। आपका धन्यवाद, आपका जीवन सर। और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन से जुड़े हुए कुछ सवाल मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।